हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम कल हम लोगों ने देखा था कि हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। और इसमें कल हम लोगों ने क्लास 1 में देखा था रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग असल में जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में कल एक चीज़ रह गया था, वो ये रह गया था कि डेफिनेशन जो था रेगुलेटिंग का वो मैंने बताया नहीं थे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आखिर इसको कहते क्यों है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तात्पर्य ये होता है कि रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना या उसको एक सिस्टमेटिकली चलाने की जो कोशिश हम लोग करते हैं किसी संस्थान को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी होते हैं उसको हम लोग रेगुलेट करते। जैसे आरबीआई होता है तो आरबीआई इज़ अ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द बैंक्स। बैंकों का रेगुलेटिंग बॉडी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि हु रेगुलेट द बैंक्स, तो क्या बोलेंगे हम, आरबीआई। तो क्या करता है आरबीआई? आरबीआई करता ये है कि बैंकों को नियम कानून बताता है कि आपको इस हिसाब से चलना है ना। तो क्या मतलब है उसका नियंत्रण करना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये देखा जाएगा कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे काम करेगा, तो इसके ऊपर जो है सो ये टॉपिक पूरा है। तो पहला तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। दूसरा हम देखेंगे कि कल हम लोगों ने 1780 मतलब कि जो आपका 81 था वहाँ तक हम लोगों ने उसको देखा था, है ना। आज हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट, तो सबसे पहले कि इसका नाम पिट्स क्यों है ना। तो पिट्स इसलिए कि विलियम पिट्स जो थे वो उस समय वहाँ पर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा है। चूँकि साल जो इसका वर्ष है इसका 1784 है, इसलिए इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं। इसमें सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यह होगा कि ब्रिटिश जो शासन होगा, ब्रिटिश ताज का जो है सो स्वामित्व को बिल्कुल वैधानिक तरीके से वैधानिक दस्तावेज के रूप में घोषित किया जाएगा कि नाउ द क्राउन इज ए डायरेक्ट इंटरप्ट इनटू द इंडियन मैटर, है ना, विद द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, है। यानी कि ब्रिटिश ताज का जो है सो बिल्कुल वैधानिक दस्तावेज के साथ जो है सो घोषणा कर दी जाएगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगा। इसका मतलब ये होगा, पहले इसके पूरे पृष्ठभूमि को हम लोग अगर हम समझेंगे कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट के आने के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि की अगर वो आप समझेंगे तो ये पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हुआ क्या कि ब्रिटेन की सरकार ये नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में इतना ज़्यादा ताकतवर या इतना ज़्यादा धनी एक संस्था बन जाए कि वो कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एक जो देश है उसको चुनौती देने लगे। चूँकि होता है कि जहाँ पर धन का मामला होता है तो वहाँ पर पावर जो है सो शिफ्ट कर जाता है, उसी ओर जो है चला जाता है। कहीं पैरेलल गवर्नमेंट नहीं खड़ी कर दी जाए या एक पैरेलल गवर्नमेंट ना खड़ा हो जाए। इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंदर अपने को उसको नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। और उसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि कई तरह के एक्ट को बना करके यहाँ पर लाया गया। तो यहाँ पर भी वही हम देखेंगे कि ये जो, और दूसरी बात क्या होगा कि शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में क्या हो रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो भारत का जो माहौल, जहाँ की राजनीतिक चीज़ें, यहाँ का जो आर्थिक परिदृश्य है, ये सब अभी जो है सो ब्रिटिश सरकार को या कंपनी को अभी क्लियर नहीं है, अस्पष्टता है। यानी कि पीछे के जो कानून जो बनेंगे वो जो 1773 का होगा या 1700 का होगा या आपका 1600 का, वट एवर आप जो पीछे पढ़े हैं वो सारा जो था कि उसमें अस्पष्टता था, क्लियर नहीं था किसको क्या पावर होगा, है ना, कौन से प्रशासक को क्या पावर है, ये सब अभी बिल्कुल क्लियर नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और धीरे धीरे अब जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे की ओर बढ़ रही है। उसी संदर्भ में यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर पिट्स इंडिया एक्ट भी जो आया था वो उसी संदर्भ में है कि जो 1773 तक का जो हम लोगों ने जो एक्ट देखा था तो उसमें भी अस्पष्टता थी, उसमें भी शक्तियों का ठीक से बंटवारा नहीं समझ में आया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, आपके जो गवर्नर का जो काउंसिल है उसको क्या करना है, ब्रिटिश सरकार को क्या करना है। तो एक तरह का जो है सो अंधेरा कह लीजिए या अस्पष्टता कह लीजिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि फिर पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है या संवैधानिक जो प्रगति हुई है हमारी इस टॉपिक में, है ना,
कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक में जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा है और इधर से क्वेश्चन अक्सर आता है ना। क्यों आएगा? क्योंकि 1784 से लेकर के आगे करीब 1857 तक के बीच में जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो भी आपके एक्ट आएंगे, चाहे वो आपका 1813 का आएगा, 1833 का आएगा, 1853 में आएगा, तो ये सब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं बोलेंगे, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो बेसिकली जो माइलस्टोन होगा वो 1857 के बाद का जो एक्ट वगैरह आएगा 1858 या तो उसके बाद जो है सो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर जो है एक सस्टेनेबल है ना 100 ईयर्स के लिए एक सस्टेनेबल एक्ट ये होगा, रेगुलेटिंग एक्ट होगा, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये सारी इसकी भूमिका को समझेंगे पहले कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और इसके पीछे क्रेडिट जो जाता है वो विलियम पिट्स को जाता है कि इन्होंने एक जो है सो क्लियर पिक्चर को रखने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ? ब्रिटिश ताज के स्वामित्व को वैधानिक मतलब कि जो स्वामित्व था उसको वैधानिक दस्तावेज के द्वारा क्या किया कि यहाँ पर लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के आने के पहले जो क्या हुआ था कि डंडाज अधिनियम आया था, है ना, 1783 में आया था। ये डंडाज अधिनियम भी और ये फॉक्स का भारतीय विधेयक भी जो था, ये दोनों ही जो था आया था आपका 1783 में ऑलरेडी आया था। ठीक है, मगर इसके साथ समस्या ये था कि ये जो डंडाज अधिनियम था इसकी जो सिफारिशें थी वो उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए इसको ये भी फेल हो गया था, इसकी सिफारिशों को रद्द कर दिया गया था। फॉक्स का जो भारतीय विधेयक था इसको जो है सो ये भी फेल कर गया था। और ये सबसे रिवोल्यूशनरी बात और सबसे ख़ास बात यहाँ पर एक ये होगी कि जो पिट्स की जो सरकार थी वो फॉक्स के जो भारतीय विधेयक आया था उसको जब सदन में पेश किया गया तो वो पारित नहीं हो पाया था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पिट्स जो गवर्नमेंट जो थे उनको लॉर्ड नॉर्थ पिट्स है ना, पीछे में आपने पढ़ा था कि 1773 का जो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे। तो वहाँ यहाँ पर भी क्या होगा कि लॉर्ड नॉर्थ जो होंगे तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स यानी कि ये जो पूरे सरकार गवर्नमेंट जब ये फॉक्स का जो भारतीय विधेयक को जो लाया गया था प्रेजेंट किया गया था पास कराने के लिए सदन में वहाँ के पार्लियामेंट में, तो वो पास नहीं हो पाया था। तो पास नहीं होने की वजह से लॉर्ड नॉर्थ को क्या देना पड़ता, इस्तीफा देना पड़ता, यानी कि पूरी सरकार गिर गई थी। तो आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये पूरे 200 साल का जो इनका जो प्रशासन जो यहाँ पर रहा था, जो उपनिवेशवाद जो उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था, ये पूरे 200 ईयर्स में 1764 बक्सर का या प्लासी का युद्ध का 1757 वगैरह से लेकर के 1857 तक का जो 1947 तक का जो इनका कार्यकाल रहा, इस पूरे दौरान में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई, है ना। सबसे बढ़िया बात तो किस मैटर पे गिरी थी? तो फॉक्स का भारतीय विधेयक के नाम पारित होने की वजह से वहाँ की सरकार गिर गई थी। भारत में भी हम देखते हैं कि अगर मान लिया मनी बिल अगर सदन में पास नहीं होता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाएगी, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फॉक्स का भारतीय विधेयक 1783 में आया था और वो फेल कर गया था। उसके बाद जो है सो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में और वो आपका पास हुआ और फिर आगे चला। तो लॉर्ड नॉर्थ के बाद कौन पीएम बनेंगे? विलियम पिट्स बनेंगे। तो कंपनी के क्या आया था इसमें? तो इसमें था कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिकारों का पृथक्करण करना था। पॉइंट को याद करना है, एक एक पॉइंट जो बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? दैट्स अ डिफरेंट मैटर। फिर बोल रहे हैं क्या लिखा हुआ है? दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको सुनिए ताकि और अच्छे से आपको है ना ये बिल्कुल मेमोराइज हो जाए। तो बोल रहा है कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिकारों, है ना, व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिकारों का पृथक्करण, यानी कि कंपनी को ये बोला गया कि आपका जो पावर है ना, किसका? राजनीति का और व्यापार का, ये दोनों को हमको अलग करना है ना। क्योंकि दोनों अगर उसको दे देंगे, फिर भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर का कि कहीं जो है सो आपका जो कंपनी है वो एक पैरेलल सरकार न बन जाए, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया। अब हुआ क्या, कैसे करेगा? अगर ये जो बात हमने बोला है कि राजनीतिक अधिकारों को पृथक्करण का, तो उसका मैकेनिज्म होगा। तो मैकेनिज्म उसका ये होगा कि व्यापार जो है तो व्यापारी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे पीछे भी हम लोग देखा था 1773 के जो एक्ट था तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था, है ना। तो वो 24 लोग थे वो लोग, तो वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो है उनको व्यापार का अधिकार दे दिया गया, और राजनीतिक अधिकार जो दिया गया था वो दिया गया था किनको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 सदस्यों का, यहाँ पर याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सो बनाया गया था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे कि राजनीतिक अधिकार अपने पास रखेंगे, और ये क्या करेंगे कि राजनीतिक अधिकार में कौन क्या होगा? तो सैनिक अधिकार होगा, असैनिक अधिकार होगा और राजस्व होगा, है ना। ये तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, है ना। तो याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाएगी, एकदम क्लियर से बात है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब समझिए, देखिए 2 बॉडी है, एक बॉडी का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
एक बॉडी का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कंपनी का यानी कि व्यापारिक नियंत्रण रखेगा, क्या डिसीजन होंगे, क्या किस तरह से क्या काम करेगा, कम है ना, बिजनेस में जो डिसीजन लेना होगा, व्यापार में जो डिसीजन लेना होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, ठीक है। और राजनीति में कौन लेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा, है ना। तो वही आगे देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा कि सैनिक असैनिक से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा फैसला ले सकता है, असैनिक या सैनिक ले सकता है, राजस्व ले सकता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये तीनों चीज़ें कर सकता है। और नियुक्ति कौन करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति करेगा सम्राट करेगा, ठीक है। बहुत क्लियर है यहाँ पर कह रहा है। अब क्या होगा कि भारतीय उपनिवेश के 2 प्रशासक हो जाएंगे। अब क्या होगा, भारतीय उपनिवेश के 2 प्रशासक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमको पहले ये समझना है कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश का जो अर्थ होता है, डेफिनेशन आप इसको ऐसे समझेंगे कि जब कोई दूसरा देश जो होता है, कोई दूसरा भौगोलिक एरिया जो होगा या कोई दूसरा देश होगा, वो किसी दूसरे देश में उसका राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण जब करता है या ब्लात नियंत्रण करता है, तो ऐसे संदर्भ में हम क्या बोलते हैं कि उपनिवेश बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे विचार इसके आगे बढ़ेंगे, आप अपने अपने तरीके से इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लिया गुलाम बना लेना किसी दूसरे देश को, वहाँ के लोगों पर अपनी मर्जी चलाना, ये सब बात की बहुत सारे इसके आगे। लेकिन एक स्मार्ट जो डेफिनेशन आपको जो देना है वो यही देना है कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो उपनिवेश कर लेंगे। और जब ये जो भारतीय उपनिवेश होंगे इसके 2 प्रशासक होंगे, तो 2 नहीं बल्कि 2 तरह से प्रशासन इनका होगा। एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या और उसके ऊपर चलेंगे तो कंपनी और सम्राट, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है अपने पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, ब्रिटेन के जो सम्राट होगा वो वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा क्या करेगा, भारत में जो है सो प्रशासन करेगा, और कंपनी जो है वो अपना अलग प्रशासन करेगा। तो 2 प्रशासक हो जाएंगे। इसमें ये बात देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो भी बहुत स्मार्ट नहीं थे। केवल एक ही काम था कि बस आपको जो है सो नियंत्रण रखना है, लेकिन इनके जो इंटरेस्ट नहीं होते थे, इनके अगर आलोचना की बात करेंगे तो ये काफ़ी मतलब कि जिनको उत्तरदायी से बॉडी नहीं थी, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बॉडी नहीं थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह, तो इस वजह से भी थोड़ी सी समस्या बनी रही थी। आगे चलेंगे। जो गवर्नर जनरल जो थे उसके परिषद को क्या किया गया था, तो याद रखिएगा कि हमने पीछे में पढ़ा था कि 4 गवर्नर जनरल के परिषद में 4 लोग थे, मगर अब क्या हो जाएंगे, 1 को माइनस कर करके 3 अब लोग हो जाएंगे, है ना। और जो शक्ति दिया जाएगा गवर्नर जनरल को वो दिया जाएगा सैन्य का, युद्ध का, संधि का, राजस्व एवं देशी रियासतों के अधीक्षण के मतलब उनको अपने कस्टोडियन में लेना। फिर से बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा वो 1 उसमें से माइनस हो जाएगा, पीछे 4 हमने बनाया था उसमें से 1 माइनस होकर 3 हो जाएगा। और गवर्नर जनरल को जो शक्ति दी जाएगी वो शक्ति होगी किसकी, सैन्य की, है ना, सैन्य शक्ति, युद्ध की होगी, संधि की होगी, है ना, राजस्व मतलब रेवेन्यू, है ना, लैंड रेवेन्यू, जैसे जमीन से, खेत से, एग्रीकल्चर से जो पैसा कलेक्ट होगा, है ना, तो वही बनेंगे राजस्व एवं देशी रियासत में जो हमारा जो यहाँ के जो राजा महाराजा जो लोग होते हैं, नवाब वगैरह जो होते थे, तो देशी रियासतों का अधीक्षण यहाँ अपने कस्टोडियन में लेना, ठीक है। तो ये आपको इसमें एक चीज़ और बता दें कि गवर्नर जनरल को जो है सो पहले पीछे हम लोग पढ़ा था 1773 में कि वहाँ पर इनको निर्णायक मत देने का अधिकार था, यानी कि इन द केस ऑफ द टाई, है ना। तो जब टाई जो होता था तो उस टाइम में जैसे पीछे देखिए यहाँ पर हम बता रहे गवर्नर जनरल को लगा करके 4 हो जाएगा, 3 हुआ, जैसे 4 मेंबर थे। पीछे में हमने बताया था गवर्नर जनरल को लगा करके 5 लोग थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 और 1 ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि ये जो गवर्नर जनरल को जो ये था 2 चीज़ यहाँ पर एक परिवर्तन आएगा। पीछे में पढ़ा था हम लोगों ने कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है कि पहले जो 4 लोग होंगे वो लोग अपना वोट दे देंगे। इन द केस ऑफ द टाई, जब जो बराबर अगर वोट हो जाएगा तब क्या होगा, गवर्नर जनरल अपना वोट कास्ट करेगा, निर्णायक मत उसको बोलते हैं, फाइनल करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इनको वोट का भी अधिकार दिया जाएगा और वीटो का अधिकार दिया जाएगा। किसका अधिकार दिया जाएगा, वीटो पावर दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लिया कि 3 लोग एक साइड अगर हो गए तो 3 लोगों को एक साथ अगर वोट भी कर देते हैं 3 सदस्य तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगा, वही जो गवर्नर जनरल चाहता है। क्यों? चूंकि अगर वो 3 लोग जो बोलेंगे, अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आएगा तो वीटो कर देगा, तीनों का निर्णय आपका कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फाइनली चलेगा किसका, तो गवर्नर जनरल का चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? वैसा इसलिए हुआ कि पीछे के जो 4 लोग थे, सदस्य थे, और जो गवर्नर जनरल था, इनमें कुछ तालमेल बैठता नहीं था, एक तरह का गुटबाजी टाइप का हो गया था। तो इस वजह से प्रशासन करने में क्या होती है कि समस्या पैदा हो रही थी। तो इसलिए जो है सो ये व्यवस्था किया गया था कि एक तो वीटो पावर आपको गवर्नर जनरल को देकर के समस्या को समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन की अनुमति, कहने मतलब ये है कि ये जो शक्ति का जो इस्तेमाल करेगा, गवर्नर जनरल जो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, सैन्य का, युद्ध का, संधि का, राजस्व का, ये कैसे करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन की अनुमति के बिना नहीं करेगा। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है। और दूसरा क्या है कि ये जो गवर्नर जनरल है, ये जो भी अधिकारी भारत में जो नियुक्त होंगे उन लोगों को जो है सो सम्राट जो है कभी भी वापस बुलाने की शक्ति अपने पास रखता था। ठीक है। तीसरी बात इसमें यहाँ देखेंगे कि प्रांतीय परिषद होगा। प्रांतीय परिषद का मतलब ये होगा कि जो हमारा बंगाल, मद्रास और बम्बई है ना, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तो मद्रास और बम्बई में जो प्रांतीय परिषद उसको हम लोग बोलते हैं ना। एक तो जो कलकत्ता का जो था वो केंद्रीय परिषद हुआ, और बम्बई और मद्रास जो होंगे वो क्या होंगे, आपके प्रांतीय परिषद होंगे। तो प्रांतीय परिषद में जो क्या होगा कि वहाँ पर भी जो सदस्य होंगे उनको उनमें से भी क्या गया, एक हटा करके वहाँ पर भी 3 कर दिया गया। और वहाँ पर जब आपको ऑलरेडी बताया था कि गवर्नर जो है, उप गवर्नर कैसे आज के डेट में हम लोग एलजी जानते हैं, तो वहाँ पर केवल गवर्नर थे, है ना। और यहाँ पर 1773 के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नर जनरल बनाया था। यहाँ पर कौन है, केवल गवर्नर होंगे। तो गवर्नर जनरल गवर्नर से ऊपर होगा। ठीक है। तो केंद्रीय परिषद में कौन है, गवर्नर जनरल है, और प्रांतीय परिषद में कौन है, गवर्नर है। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर रहेगा, और एक प्रांत का सेनापति, यानी कि यही जो सेनापति जो है आपका एक यहाँ पर होगा इन 3 में से। फिर क्या है, गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि जो कलकत्ता केंद्रीय परिषद में जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता है कि जो बम्बई में या मद्रास में जो सरकारें चल रही हैं, यानी जो गवर्नर और उसके जो सदस्य लोग हैं, उनको कभी क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, उनको हटा सकने की शक्ति इनको दे दी गई थी। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अंग्रेज अधिकारियों को जो है, इसमें ये भी एक समझेंगे कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको अवैध तरीके से, है ना, कोई व्यापार करने के लिए या कोई भी यहाँ पर भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं, भारत में अगर किसी तरह का व्यापार कर रहे हैं, उसमें अगर वो कोई गलत काम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन लोगों की जो सुनवाई होगी तो वो इंग्लैंड के कोर्ट में की जाएगी। यानी कि इंग्लैंड में एक और कोर्ट की स्थापना की गई थी, जहाँ पर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग या कोई भी अधिकारी यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसके संदर्भ में क्या होगा कि उसकी सुनवाई जो है इंग्लैंड की कोर्ट में की जाएगी। और ये इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कॉर्नवालिस का, आगे बताएंगे, जब कॉर्नवालिस पर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना मना कर दिया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना बंद कर दिया गया। उसका कारण ये था कि उपहार के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। जैसे मान लें कि अगर कोई ब्राइब दिया या कोई घूस दिया तो अगला आदमी क्या बोल दिया, कर्मचारी क्या बोल दिया कि भाई ये तो हमको गिफ्ट दिए थे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को क्या किया गया कि नियंत्रित करने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया कि कर्मचारियों को उपहार लेने से मना कर दिया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो था वो देशी राजाओं को युद्ध तथा संधि करने के पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति लेना अनिवार्य था। ठीक है। देखिए हायरार्की समझिएगा, सब पहले आपका क्या है कि एक नीचे में प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय सरकार के ऊपर केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के ऊपर आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर कौन है आपका, तो पार्लियामेंट है या ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर कौन है, तो सम्राट है। तो इस तरह का हायरार्की चल रहा था। तो यहाँ पर हमने आपको ऊपर बताया था कि वापस बुलाने का अधिकार जो ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेने की जरूरत थी इन ये सारा काम करने के लिए। तो ये यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नर जनरल जब देशी राजाओं के साथ युद्ध या संधि करेगा तो उसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से स्वीकृति लेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे लेता है, तो सम्राट से लेता है। तो इस तरह से ये हायरार्की चल रहा था। और देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये सब बहुत तेजी से होगा, चूंकि ये प्रशासन यहाँ पर इसलिए इस तरह से स्थापित किया गया था, चूंकि पहले हमारे पास मोबाइल का या टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक तो था नहीं कि इमीडिएटली सारा कम्युनिकेशन और फटाफट जो है सो हमारा काम यहाँ पर प्रशासन चल रहा है। तो इसलिए क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी चीज़ों को रखा गया था कि आप जो है सो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से संबंध था आपका किसके, गवर्नर जनरल के बीच में, गवर्नर जनरल सम्राट के बीच में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये रिलेशन था। आगे देखेंगे कि वेतन जो मिलता था इनका, है ना, जो भी अधिकारी भारत में जो रह रहे थे उनको जो वेतन मिल जाता था वो भारत पर ही आधारित था। यानी कि भारत का जो राजस्व था या भारतीय जो कोष होते थे तो इन्हीं के ऊपर क्या होता था। जैसे बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वहाँ का जो राजस्व है जो है, या इन लोगों ने जो जमींदारी जो वहाँ पर ले ली थी, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि भारतीय ही कोष से अपने अधिकारियों को जो है सैलरी देते थे। और कोई छोटे मोटे अधिकारी तो होते नहीं थे, वह तो सारे अधिकारी तो बड़े बड़े होते थे, है ना। तो उनका अच्छा खासा जो है सो वेतन आपका जो है सो भारत के निधि से आपका जाता था। ठीक है।
तो ये एक बहुत ही गलत पे आपका जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे ना कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे कि ये करीब 100 साल के बाद यानी कि 1800 से 1869 में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो दादा भाई नेहरू जी थे तो वो क्या करेंगे, इसी तरह के जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो था, धन का निष्कासन के ऊपर एक थ्योरी देंगे और एक किताब लिखेंगे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना। तो खैर वो बात है, उसको देखेंगे बाद में। तो अभी देखेंगे, फिर देखेंगे कि भारत में राज विस्तार की नीति। देखिए बोला कि ये जो सम्राट हैं तो उन्होंने कहा कि भारत में जो राज विस्तार होगा तो ये राज विस्तार नहीं करना है, चूँकि ये जो राज विस्तार होगा वो ब्रिटेन के जो नीति है उसके विरुद्ध माना जाएगा। तो कंपनी को ये मना किया जा रहा है कि आपको राज विस्तार नहीं करेंगे। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि कंपनी खुद डायरेक्ट आकर के क्या करेगा कि राज विस्तार करना शुरू कर देगा। खास करके हम इसमें देखेंगे जब 1857 के जो क्रांति के बाद हम देखेंगे किस तरह से और एक्सपेंड करता है, जब कंपनी पूरा डायरेक्ट अपना कंट्रोल पूरे भारतीय सिस्टम में कर लेता है, ठीक है, और पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है किसको, कंपनी को। देखिए कंपनी का जो मनोबल को कह लीजिए या कंपनी के सिस्टम को पकड़ को जो है भारत के ऊपर धीरे धीरे जो है सो सम्राट जो थे आपके, जो इंग्लैंड के जो सम्राट या जो इंग्लैंड की जो सरकार थी वो अचानक से कंपनी को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली क्या किया कि कमज़ोर किया। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि 1813 में भी कुछ ऐसे एक्ट किए थे जिससे चीन पर जो है सो चाय का एक अधिकार को समाप्त किया गया, फिर भारत में भी जो है सो 1833 में व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया। तो इस तरह से देखेंगे स्वीकृति लेना अनिवार्य था। तो भारत में राज विस्तार की नीति और ब्रिटिश राष्ट्र की नीति के विरुद्ध थी, और सभी भर्ती जो होंगे भारत में, जो भी भर्तियां होंगी वो सारे भर्ती जो होंगे वो जो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति के बाद ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सारा आपका जो चीज़ है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम समझेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के माध्यम से भारत पर जो है सो कंट्रोल करने की कोशिश की, और अंततः वो इसमें पूरी तरह से सफल हुआ। 1857 के क्रांति के बाद अपना पूरा कंट्रोल जो है सो क्या कर लिया, भारत पर किया। तो लेकिन इस दौरान हम लोग देखेंगे बहुत सारे एक्ट हैं, तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।